कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इट्स अ रूल बुक, जिसमें हम दो कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे कि एक अफ्रीका की स्टोरी और एक इंडिया की स्टोरी, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया और कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है और ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है एक कंट्री के लिए, इसको आगे चलाने के लिए। आज हम 9th सिविक्स चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि अफ्रीका कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी। अफ्रीका में 3 टाइप्स के लोग रहते थे, यानी फर्स्ट वाइट पीपल, सेकंड कलर्ड पीपल एंड थर्ड इज़ ब्लैक पीपल। ऑब्वियसली यहाँ पे वाइट पीपल जो हैं वो ब्रिटिश के लोग हैं। यहाँ पे जो वाइट पीपल हैं वो यूरोपियंस हैं, यानी गोरे लोग, जिन लोगों ने अफ्रीका की कम्युनिटी पे रूल किया और यहाँ पे कलर्ड और ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिया। तो इन तीनों जो कम्युनिटी हम देखते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक और कलर्ड पीपल के साथ होता है और इनके कलर के बेसिस पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन हम देखने को मिलता है, इसे ही हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है और ये डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग बेसिस पे हो रहा था। जैसे स्कूल, यानी स्कूल्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए थे। वाइट पीपल्स के लिए अलग स्कूल थे जिनकी क्वालिटी और जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ब्लैक पीपल के लिए और कलर्ड वाले बच्चों के लिए उनके स्कूल की जो फैसिलिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यानी इसके साथ साथ जो पार्क होते थे कम्युनिटी के, उनके जो बेंचेस होते हैं वो भी ब्लैक वाले लोगों के लिए बहुत ख़राब बेंचेस लगे हुए थे और वाइट पीपल्स के लिए काफ़ी अच्छे बेंचेस की क्वालिटी देखने को मिलती है। सेम एज़ दैट, यानी अगर स्टेयर्स अगर हम देखें, स्टेयर्स जो सीढ़ियाँ होती थी वो भी डिवाइड की गई थी। एक सीढ़ी जो होती थी वो वाइट पीपल के लिए होती थी और दूसरी ब्लैक पीपल के लिए होती थी। तो इन सभी तरीक़ों से, इन डिफरेंट वेज़ में अफ्रीकन्स लोगों के साथ गलत हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और इसकी आवाज़ एक पर्सन ने उठाई जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। ओके, और इसने इतना अपोज़ किया इस चीज़ का कि इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है अफ्रीका में। आपने इनका नाम सुना भी होगा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपोज़ किया और अपनी लाइफ की जर्नी में एक स्ट्रगल ऐड किया है। नेल्सन मंडेला ने 1964 में यहाँ पे अपोजिशन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साथ खड़े रहे हैं वो, और डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया है, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को 1964 में 28 इयर्स की जेल भी हो जाती है। और ये जेल रॉबिन आइलैंड नामक एक जगह पे उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इनके साथ 7 मेंबर्स और थे जिन्हें जेल के अंदर डाला जाता है। फिर जब ये आफ्टर 28 इयर्स के बाद जब ये वापस आते हैं तो 1994 में ये ANC को ज्वाइन कर लेते हैं। फुल फॉर्म इसकी आपको ध्यान रखनी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको ज्वाइन करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद 26 अप्रैल 1994 को फाइनली अफ्रीका आज़ाद हो जाता है। अफ्रीका को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 26 अप्रैल 1994 में मिली है और यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को ही बनाया जाता है। इसके बाद नेल्सन मंडेला ये डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सभी की फ्रीडम, डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा और रूल्स रेगुलेशन मेंटेन किए जाएंगे, जिससे कि हमारी कंट्री आगे अच्छी तरीके से चलेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, यहीं से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और नेल्सन मंडेला और जो हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है।
सो इसी के साथ अफ्रीका की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसीलिए है ताकि किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसा कि हमने अफ्रीका में देखा। सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्निटी ऑफ ट्रस्ट को मेंटेन किया जाता है, यानी लोगों के बीच में उनकी डिग्निटी बनाए रखने के लिए, उनकी जो उन्हें एकता मिली हुई है, उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई है, उनकी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी की पावर को डिसाइड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन होता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक नॉर्मल सिटीज़न क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है। ओके, और यहाँ पे यानी जो राजा है या जो प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है वो अनलिमिटेड पावर गेन नहीं करते हैं, बल्कि उनकी पावर को भी लिमिट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि जितने भी सिटीजन्स के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और एक गुड सोसाइटी को बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंडिया की बात कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आई और किन किन लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी शुरुआत 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स ने मिलकर ड्राफ्टिंग कमीशन को बनाया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यानी ड्राफ्टिंग कमीशन को बनाया किसने है, मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और 1931 कराची सेशन में ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, जिसमें बहुत से देशों की अच्छी बातों को भी हमने शामिल किया है, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी को हमने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन से लिया है, बिल ऑफ राइट्स को हमने USA से लिया है। यानी जिन जिन कंट्री का हमें जो भी राइट्स अच्छा लग रहा था या जो भी हमें चीज़ें अच्छी लग रही थी उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। फिर आती है बात जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे 299 मेंबर्स शामिल थे। ओके, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इसके अंदर 299 मेंबर्स आप देखने को मिलेंगे। और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई है वो दिसंबर 1946 में हुई है, यानी ये जुलाई 1946 में बना और इसकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई है। फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी थी और कुछ चीज़ों को हटाना था या कुछ चीज़ों को शामिल करना था। दैट्स वाई हमें थोड़ा टाइम लग गया और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया और इसी दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से कहीं नोट भी कर लेना है। इसके जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें शामिल हैं जो जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है जिसमें इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, इंडिया अब आज़ाद है, इंडिया जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, वो अब किसी ब्रिटिश पे डिपेंड नहीं है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों तरह से गवर्नमेंट रन कर रही होती है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे सोशलिस्ट कहा जाता है। लिबर्टी, ये सब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। नेक्स्ट आएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट ऑफ द हेड, यानी हमारा स्टेट ऑफ हेड प्रेसिडेंट है तो उसको इलेक्शन के थ्रू चुना गया है, ना कि अपनी मर्जी से वो गद्दी पे बैठ गया है, उसे चुना गया है, यानी वो इलेक्टेड है, तो इसे रिपब्लिक कहा जाएगा। डेमोक्रेसी
एज वी नो कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, इसे क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्शन जनता के द्वारा होता है। नेक्स्ट आएगा जस्टिस। जस्टिस में आपको ये ध्यान रखना है न्याय, यानी न्याय जो किया जाएगा वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी को न्याय इक्वल मिलेगा, भले ही न्याय देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। इसको कहीं ना कहीं आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी को भी बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि हमारे इंडिया जो है फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, धर्म के लोग कहीं ना कहीं रहते हैं, इसीलिए वी नीड ब्रदरहुड, हमें फ्रेटर्निटी की ज़रूरत है। ओके और नेक्स्ट आएगा सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे इंडिया में सारे रिलीजन को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। ओके किसी भी एक रिलीजन को हमने प्रमोट नहीं किया है। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।